आज का जो टॉपिक हमने लिया है वो टॉपिक है हेल्दी डाइजेशन, स्वस्थ पाचन की हम बात कर रहे हैं। और मैं जरा इसके डीप में आपके साथ आज जाना चाहता हूं और उस स्वस्थ पाचन को आप एक दूसरे तरीके से आज समझेंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। और वो जो दूसरा तरीका होगा वो आपके जीने के तरीके को बदल देगा, आपके खाने पीने के तरीके को बदल देगा, आपके स्वास्थ्य के डायमेंशन को चेंज कर देगा। इस बात को मैं आपके साथ कहना चाहता हूं। तो हेल्दी डाइजेशन के लिए क्या करें और क्या ना करें, डूज एंड डोंट्स की बात हम कर रहे हैं। क्या डूज होना चाहिए, क्या डोंट होना चाहिए, उसकी बात करते हैं। और ये पूरा कुछ सेशन जो हम कर रहे हैं वो नेक्स्ट मनी हेल्थ अवेयरनेस इनिशिएटिव के तहत करते हैं। तो ये सेशन के साथ शुरू होते हैं। सबसे पहला बात जो मैं आपके साथ कहना चाहता हूं वो फूड की बात करते हैं। बिकॉज पाचन तंत्र पूरा कुछ जो है फूड के लिए चलेगा ना। फूड जो हम खा रहे हैं, जो हम पेय ले रहे हैं, खाद्य और पेय जो भी हम अंदर ले रहे हैं, उसको पचाने का काम पाचन का है। और पूरा पाचन तंत्र जो है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, वो जो है फूड पे काम करेगा। फूड क्या है इसको जरा समझें क्विकली। आज मैं कुछ ज्यादा उस तरह की बातें करने वाला हूं जो आपको टुकड़े टुकड़े में कुछ ऐसी चीजें मिले जिसका कि हम ओवरऑल पिक्चर समझ सकें। तो ये फूड के बारे में यदि हम समझें तो ये भी एक टुकड़ा है। फूड इज फ्यूल। यदि आप देखें तो आपकी गाड़ी चल रही है और गाड़ी पे यदि फ्यूल कम हो गया तो फिर गाड़ी नहीं चलेगी। जब फ्यूल बंद हो जाएगा तो गाड़ी खड़ी हो जाएगी। आपका शरीर का ईंधन है कुछ जिसपे वो शरीर चल रही है, जिंदगी चल रही है, सुचारू रूप से चल रही है। तो ये सारा कुछ फ्यूल कर रहा है। ये जो है एक बेसिक नेसेसिटी की बात यदि की जाए तो ये वन ऑफ द टॉप बेसिक नेसेसिटी है। शुरू से ये कहा जाता रहा है, रोटी कपड़ा मकान, कहते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान। तो रोटी कपड़ा मकान में आप देखेंगे तो रोटी सबसे पहले आता है। मकान कपड़ा रोटी नहीं बोलते, रोटी कपड़ा मकान बोलते, क्योंकि रोटी सबसे पहले आता है। रोटी मतलब फूड। यदि फूड आप लेंगे प्रॉपर्ली तो ही जाके स्वास्थ्य की बात होगी, तो ही जाके डाइजेशन की बात होगी और उसकी बात करेंगे। हम डाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन पहले फूड को हम थोड़ा एम्फेसिस दे दें और ये समझें कि फूड क्या क्या करेगा। फूड हमें जिंदा रखेगा, एक तो बात हुई, लेकिन जिंदा रखने के अलावा भी बहुत कुछ करेगा, बहुत कुछ करता है। ये हमें निरोगी रखता है। यदि कोई बीमारी आई तो फूड की वजह से आएगी जो हमने गलत खाया है। यदि कोई बीमारी नहीं आई तो फूड की वजह से नहीं आएगी जो हमने नहीं अंदर आने दिया। ये फूड वही है जो आपके मूड को एडजस्ट करेगा। ये फूड वही है जो आपके हार्मोनल सिस्टम को भी एडजस्ट करेगा। फूड आपकी एनर्जी लेवल को डिसाइड करेगा। आप कितना फुर्तीले हैं, कितना ज्यादा एनर्जी रखते हैं, कितना डल रहते हैं, कितना ज्यादा एक्टिव रहते हैं, ये सारा कुछ फूड डिसाइड करेगा। आपकी कंसंट्रेशन, आपकी मेमोरी, आपका ध्यान, एकाग्रचित्ता, ये सारा कुछ फूड डिसाइड कर सकता है। तो फूड जो है आपकी थिंकिंग कैपेसिटी को भी अफेक्ट करेगा, उसकी कैपेसिटी की बात करेगा। ये फूड आपकी स्लीपिंग हैबिट्स के बारे में डिसीजन देगा और आपको उसके बारे में जो है आपकी बॉडी में चेंजेस ला देगा। ये आपके सेक्स ड्राइव को इन्फ्लुएंस करेगा। और ये जो है ओवरऑल यदि जनरल हेल्थ की बात करें तो ये फूड ही है जो उसकी बात करेगा। अब इस फूड को यदि इतनी बड़ी फूड की यदि बात की जाए तो इस फूड को डाइजेस्ट तो करना पड़ेगा, पचाना पड़ेगा। और इस डाइजेशन को जरा हम समझें तो डाइजेशन काफी विलक्षण शरीर है। इसके अंदर ये मैग्निफिसेंट मशीन है जो ह्यूमन बॉडी है, लेकिन इसके अंदर यदि फूड को पचने की बात की जाए तो कितना विचित्र मशीन है, इसके बारे में आप जरा सोचिए। आप गेहूं पिसने के लिए चक्की में देते हैं तो वहां पे एक पत्थर होती है, उसको ग्राइंड करती है। आपके मिक्सी में कोई चीज मेटल होती है, उसको ग्राइंड करती है। कहीं पे पिसता है, सिलवट बट्टा पे भी कुछ पिसता है, तो देयर इज अ ग्राइंडिंग हैपनिंग। आपके शरीर के इस स्टोमक के अंदर कोई ग्राइंडिंग चीज नहीं लगा हुआ है, कोई मेटल नहीं है, कोई पत्थर नहीं है, कोई हड्डी नहीं है, कोई चीज नहीं है। जो है वो सीधा सीधा इंटेस्टाइन है, जो है वो सीधा सीधा अमाशय है, पेट है। और वो एक मसल से बना हुआ है। उसमें कोई हड्डी नहीं है, कोई पत्थर नहीं है, कोई मेटल नहीं है। और वो जो चीज प्रोसेस करके बाहर निकालता है, वो कोई दुनिया की मशीन, कोई दुनिया का चक्की उसको प्रोसेस नहीं कर सकता है। आप इस बात से अग्री हैं? टाइप यस यदि आप इस बात से अग्री हो रहे हैं तो। कोई दुनिया का मशीन इतना बढ़िया प्रॉपर तरीके से प्रोसेस करके नहीं निकाल सकता। ये वो मशीन है, ये उस तरीके से काम करता है। तो इसके बारे में हम समझेंगे और तब प्रॉब्लम्स को समझेंगे कि फिर उसी से प्रॉब्लम कैसे हमको निकल रही है। और हम भौतिक जिंदगी में आके, मॉडर्न लाइफ में आके, भागदौड़ की जिंदगी में आके, विलासिता और ज्यादा खाने पीने की जो उपलब्धता हो गई उसकी जिंदगी में आने की वजह से हमने उसका किस तरीके से बैंड बजाया हुआ है, इसकी भी बात अभी हम करेंगे।
पहले हम समझते हैं कि फूड और ड्रिंक जो भी हम खाते हैं उसको ये पेट क्या करता है, शरीर क्या करता है, उसको छोटे छोटे अणुओं में, मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है। इसलिए तोड़ता है ताकि शरीर उसमें के न्यूट्रिएंट्स को ग्रहण कर सके। आपने जो फूड खाया है, जो दांत में थोड़ा सा चप गया, वो तो फूड की तरीके से उतरा है, आमाशय में जो उतरा है वो पूरा फूड है, उसको शरीर ग्रहण नहीं कर सकता। यदि वो कहीं आगे बढ़ गया तो वो जाके शरीर में रॉटन होता रहेगा, सड़ता रहेगा, और वो और भी प्रॉब्लम्स करेगा। उसको पच के जाना पड़ेगा। पच के जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको तभी शरीर एब्जॉर्ब कर पाएगा, तभी उसको ब्लड में कैरी कर पाएगा, और तब थ्रू आउट द बॉडी उसको सप्लाई कर पाएगा। उसके लिए डाइजेशन होना जरूरी है। डाइजेशन प्रोसेस क्या करता है इन शॉर्ट, तो उसको, फूड को, आपने जो कुछ भी खाना खाया, जो कुछ भी पिया, उसको न्यूट्रिएंट्स में तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, ताकि बॉडी उसको ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए और सेल के रिपेयर के लिए, बिकॉज शरीर असंख्य कोशिकाओं से बना हुआ है, उन कोशिकाओं के निर्माण के लिए, रिपेयर के लिए उसका इस्तेमाल कर सके। वो कब करेगा, जब वो ब्लड में जाएगा और घूमेगा। और ब्लड में कब जाएगा, जब वो अवशोषित हो जाएगा पूरी तरीके से। तो ये जो पाचन है, ये एक बड़ा सब्जेक्ट है और उसको टूटने की बात होती है। अब हेल्दी ईटिंग की बात करते हैं। हेल्दी ईटिंग बहुत जरूरी है कि आप अंदर डालते क्या है, ये भी तो जरूरी है। वेल बीइंग के लिए हेल्दी ईटिंग बहुत जरूरी है। आज के इस फास्ट फॉरवर्ड लाइफ में, इस एकदम मॉडर्न जिंदगी में जो हम जी रहे हैं, हम जो है अनहेल्दी तरीके से खाते चले जा रहे हैं। हम जिस तरीके से खाते हैं वो भी हेल्दी है, और जो सामान खाते हैं वो भी अनहेल्दी है। हमारे खाने का तरीका भी अनहेल्दी है, और जो सामान हम खाते हैं वो भी अनहेल्दी है। और खास करके जो क्रेजी बिजी प्रोफेशनल्स हैं, हमारे आपके जैसे भाग दौड़ वाले जो लोग हैं, जिनके लिए वर्क प्राथमिकता है, वो प्राथमिकता है, तो उसमें क्या हो जाता है कि खाने का चॉइस, कौन सा खाना खाना है, और फूड की टाइमिंग, दोनों गड़बड़ हो जाती है। दोनों गड़बड़ होती है, और ये दोनों का असर उस डाइजेशन पे होता है, उस पाचन पे होता है। और मैं पाचन बताने जा रहा हूं, इसलिए मैं छोटे छोटे टुकड़े आपके सामने रख रहा हूं, ताकि आप एकदम उस टुकड़ों में क्लियर हो जाएं, सिंक हो जाएं। और जब आप सिंक हो जाएंगे तो वाई बहुत बड़ा हो जाएगा। एंड आई ऑलवेज टेल यू, द बिगर इज योर वाई, द इजियर विल बी योर हाउ। हम हाउ समझने जा रहे हैं कि हम अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान कैसे रख पाए, कैसे के लिए क्यों बहुत बड़ा करना पड़ेगा। और मैं जितने भी स्लाइड अभी चला रहा हूं, मैं आपका क्यों को बड़ा कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आपकी क्यों बहुत बड़ी हो जाए, ताकि आप इसको क्लियर तरीके से सिंक होकर समझ पाए। और थोड़ा आगे बढ़ें और समझें कि आपके प्लेट में जो खाना आता है, जब आप प्लेट में खाना लेके खाते हैं, जब डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं, तो जो खाना आता है उसका डिसीजन कौन लेता है, हु डिसाइड्स। आज के इस मॉडर्न लाइफ में, जबकि हम पूरी तरीके से सराउंडेड हैं फूड से, पहले के प्राचीन समय में क्या होता था, फूड की कमी होती थी, फूड का एक टाइम होता था, फूड की अवेलेबिलिटी होती थी कि ये है तो ही ये खाएंगे। आज के समय में क्या है, फूड अवेलेबल है, आप बटन दबाइए और आपके पास मोबाइल एप्स हैं जो फूड मंगा के दे देंगे आपको, प्रोसेस्ड फूड, रेडी फूड, सब कुछ मंगा के दे देंगे। आपका फ्रिज भरा हुआ है, आपका डाइनिंग टेबल भरा हुआ है, आपका किचन भरा हुआ है, आप जो कुछ खोलिए उसमें फूड ही फूड है। जो वेराइटी का फूड चाहिए वो फूड है। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि यदि जब आप सराउंडेड हैं फूड से, सब फूड ही फूड है आपके तरफ, तो भी हम जो है वेरी पुअर डाइट लेते हैं। आप सब अग्री होते हैं, टाइप यस यदि आप अग्री हैं तो। जब हम फूड में रिच नहीं थे तो हम स्वस्थ खाना लेते थे, आज हम फूड से एकदम भरे पड़े हैं, तो हम बैलेंस डाइट नहीं ले पाते, हम शुद्ध तरीके से, और जो हमें खाना चाहिए वो हम नहीं खा सकते, पुअर फूड लेते हैं। इस बात पे मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता था, और आप सब यस कह रहे हैं, इतने लोग यस कह रहे हैं। अब आप इस बात को यदि समझें कि मैं जो यहां कहना चाहता हूं वो ये है कि मोस्ट ऑफ अस, ज्यादा से ज्यादा हम में से लोग वही खाते हैं जो हमारे सामने आ जाता है। आप लोग सहमत हैं इस बात से, हम वही खाते हैं जो हमारे सामने आ जाता है। हमको जो मिल जाता है वो हम खा लेते हैं, जो आ जाता है सामने खा लेते हैं। और वो कैसे आता है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उसके टेक्सचर को, उसके माउथ के फील को ले पाते हैं कि भाई वो कैसा टेक्सचर है, कैसा माउथ का फील है, ये कैसा दिख रहा है एंड ऑल दैट। यहां तक तो ठीक है, बट ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो सही मायने में ये समझते हैं कि ये फूड किस चीज से बना हुआ है, इस फूड का लेबल क्या कहता है, इस फूड में क्या क्या हार्मफुल है, इस फूड में क्या क्या फायदेमंद है। और ये चीज नहीं समझ पाते हैं बहुत कम लोग कि ये जब हम अपने शरीर के अंदर डालेंगे तो आगे हमारे शरीर में इसका क्या होने वाला है। ये हम बहुत कम लोग समझते हैं, या बहुत कम लोग समझना चाहते हैं, क्योंकि हम करी वाले मोड में हैं।
हमारा टेस्ट, जीभ बताता है कि हमको क्या खाना है, हमारा स्टाइल बताता है कि हमको क्या खाना है, अवेलेबिलिटी उसी हिसाब से की जाती है। तो ये जो प्रकार है, ये आपके फूड के प्लेट में जो कुछ भी आता है, ये आपका चॉइस है, आप चुनते हैं, आपका चॉइस, आप डिसाइड करते हैं। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब डिसाइड करने की बात आती है तो हु डिसाइड्स, कौन ये डिसाइड करता है कि आप क्या खाएंगे, कौन ये डिसाइड करता है कि आप क्या खाएंगे? कोई जवाब? कौन डिसाइड करता है कि आप क्या खाएंगे? ये कह रहे हैं साहू जी कि मैं डिसाइड करता हूं। हम लोग डिसाइड करते हैं, किसी की मदर डिसाइड करती हैं, कोई कहते हैं माइंड डिसाइड करता है। मैं आपको ये कहता हूं कि अर्लियर, यदि पीछे के समय में चले जाएं, कुछ पहले, 10 साल 15 साल पहले, किसी किसी के यहाँ अभी भी डिसाइड होता होगा, ये फूड ये डिसाइड होता था कि घर में यदि आपकी मदर है, आपकी बहन है, आपका कोई भी जो वाइफ है जो खाना बना रही है, वो डिसाइड करती थी कि आप क्या खाएंगे, क्या शुद्ध है, क्या बढ़िया है खाने के लिए, जो टेस्ट भी हो, जो स्वास्थ्य भी हो। अभी भी ऐसा बहुत घरों में हो रहा है, लेकिन मैं इस बात पे ध्यान लाना चाहता हूं कि ये बात अब थोड़ी पुरानी हो गई कि मदर डिसाइड करेगी या पत्नी या कोई घर में सिस्टर डिसाइड करेगी कि क्या बनेगा और क्या अच्छा होना चाहिए। ये अब कौन डिसाइड करता है? तो ये आपकी टेक्नोलॉजी डिसाइड कर रही है, ये आपका टीवी डिसाइड कर रहा है कि क्या एडवर्टाइज कर रहा है वो आपके सामने। आप जब स्क्रॉल कर रहे हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तो क्या वहां पे दिख रहा है, ये वो डिसाइड कर रहा है कि आप क्या खाएंगे। इतना ही नहीं, आपका फूड डिलीवरी ऐप डिसाइड कर रहा है कि आप क्या खाएंगे। आपके पास स्विगी और जोमेटो और बहुत सारी चीजें हैं जो डिसाइड कर रहा है कि आप क्या खाएंगे। आप उसमें जाएंगे और वो डिसाइड करेंगे कि ये खाना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सब लोग, बिल्कुल सही टाइप कर रहे हैं। और कुछ रेस्पॉन्स आप दें। ये बात सही है कि हम अब डिसाइड नहीं कर रहे, कोई और डिसाइड कर रहा है, हमको कोई और इन्फ्लुएंस कर रहा है। एक न्यूज आप देखने बैठी है, एक टीवी देखने बैठी है, आपको हर 2 लाइन का एक न्यूज बता के 5 एडवर्टाइज करेगा और आपको बताएगा कि क्या खाना चाहिए, आपके मुंह में लार लाएगा, आपको किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करेगा कि क्या खाना चाहिए। ये वो डिसाइड कर रहा है कि क्या खाना चाहिए, आप डिसाइड नहीं कर रहे हो। तो ये वहां पे कहानी में तकलीफ आती जा रही है। और थोड़ा आगे बढ़े और समझें कि बाय डिफॉल्ट आप जो है क्या कंज्यूम कर रहे हैं। कोई होता है ना कि कंप्यूटर में भी बाय डिफॉल्ट होता है, बाय डिफॉल्ट आप कुछ करते हो। तो बाय डिफॉल्ट जो आप कर रहे हो वो स्वस्थ नहीं खा रहे हैं आप, बाय डिफॉल्ट आप अनहेल्दी फूड खा रहे हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि यदि आप चॉइस अच्छा भी लें तो भी आपका आटा जो है मैदा वाला है, आप जो है रिफाइंड फ्लोर ले रहे हैं, आपकी आयल भी रिफाइंड है, आप जो सामान ले रहे हैं उसमें पेस्टिसाइड का मात्रा है, उसमें केमिकल रेसिड्यू है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं। आप जो भी कुछ किचन में रखे हैं उसमें कहीं ना कुछ मिला हुआ है। आप चाह के भी हेल्दी नहीं कर सकते। बाय डिफॉल्ट मोड यदि आप चले जाएं तो डिफॉल्ट मोड में भी आप वही खा रहे हैं। और यदि अनहेल्दी और जंक फूड की बात करें तो ये तो चॉइस बन गया है, ये हर आदमी के पास है। मैं जितनी चीजों का फोटो दिखा रहा हूं ये हमारा डे टू डे लाइफ में जुड़ा पड़ा है। आपके बच्चों के साथ तो ये बहुत ज्यादा जुड़ा पड़ा है, और यदि बच्चों को आप ज्यादा प्यार करते हैं तो आपके साथ भी बाय डिफॉल्ट जुड़ा हुआ है, और कहीं आप भी पसंद करते हैं तो आप भी उसके साथ हैं। अब इसका रिजल्ट क्या है? अब मैं मुद्दे पे आता हूं, अभी तक मैं खाली बातें कर रहा था, अब मैं मुद्दे पे आता हूं, सब्जेक्ट पे आता हूं जो आज हमें बताना है। इसका रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट है कि आपका जो है इनडाइजेशन होएगा, आपकी एसिडिटी होएगी, आपकी ब्लोटिंग होएगी, आपके गैस बनेंगे पेट में, आपका कॉन्स्टिपेशन होएगा, आपका ये सारा सारा कुछ कहानी शुरू होएगा। ये यदि ऐसा होता है तो कहां पे कहानी जाती है? एसिडिटी नाम का एक शब्द आपने सुना होगा, बताने की जरूरत नहीं है, हर आदमी को शायद हफ्ते में 2 बार होता होगा, किसी को रोज होता होगा, किसी को महीने में 2 बार होता होगा। होता है एसिडिटी, कितने लोगों को होते रहता है? एसिडिटी होता है, एसिडिटी होते रहता है। सब लोग यस कह रहे हैं, लगातार यस कह रहे हैं। यहाँ पे जितने लोग हैं, आई थिंक 958 लोग हैं, 958 पीपल, एवरीवन इज सेइंग यस यस यस। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, एसिडिटी जो है सेकंड मोस्ट गूगल्ड वर्ड है वेट लॉस के बाद। वेट लॉस के बाद एसिडिटी एक ऐसा चीज है जिसको कि गूगल में सबसे ज्यादा ढूंढा जाता है। आप अंदाजा लगाइए कितने लोगों को एसिडिटी होती है। कुछ लोग तो इसलिए खाना नहीं खाते कि एसिडिटी हो जाएगी। एसिडिटी खाना खाने के बाद हो जाती है, खाना खाने से डरते हैं और एक बार खा लिया तो फिर टेंशन में आ गए। ऐसी प्रॉब्लम है, ये एसिडिटी 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 हो चुकी है। अब आप समझें इस एसिडिटी के टॉपिक को। स्टोमक एसिड नाम की एक चीज है, आपके पेट में एक स्टोमक में एसिड है ना, स्टोमक एसिड जिसको कहेंगे। ये जो स्टोमक एसिड है ये आपके पेट में है और इसका काम क्या है?
इसी का वो काम है कि बिना हड्डी के, बिना पत्थर के, बिना मेटल के ग्राइंडर के वो खाने को प्रोसेस कर देगा, पचाएगा, वो एसिड से उसको प्रोसेस करेगा। तो ये वो एसिड है। लेकिन बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग ये हैं जो ये सोचते हैं कि ज्यादा एसिड पेट में हो गया, इसकी वजह से एसिडिटी हो गई है। फिर वो क्या करते हैं, तो वो ज्यादा एसिड हो गया है उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, और इन प्रोसेस वो क्या करते हैं, वो बहुत सारी बीमारियों के लूप में घुस जाते हैं, जाल में घुस जाते हैं, और उसके बाद बीमारी के बाद बीमारी, बीमारी के बाद बीमारी होती चली जाती है, और इलाज के इलाज करते चले जाते हैं, और उस जाल से कभी बाहर नहीं आते। मैं जो बात बोल रहा हूं उसको बड़े ध्यान से समझिए। आगे 5 स्लाइड में मैं इस बात को करूंगा और आप हर लोग उससे कनेक्ट हो जाएंगे, रिलेट हो जाएंगे। आदमी को जब एसिडिटी होती है तो ज्यादा से ज्यादा लोग ये समझ लेते हैं कि हमारे पेट में पेप्टिक एसिड ज्यादा हो गया है और उसकी वजह से हो गया, तो वो एसिड का इलाज करने लग जाते हैं। और ये जो बीमारी के लूप में घुस जाते हैं वो क्या क्या होता है, तो खाली गट और गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम नहीं होती, वो स्किन में प्रॉब्लम होती है, हेयर में प्रॉब्लम होती है, ओबेसिटी में प्रॉब्लम हो जाती है, वेट बढ़ने लग जाता है। इट कैन अफेक्ट एनीथिंग। आप कभी भी देखिए, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाए, किसी को पेट में तकलीफ हो जाए, किसी को बर्पिंग हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो गया है, आप देखिएगा उस व्यक्ति का अर्थराइटिस ज्यादा होएगा, उसको पेन यदि हो साइटिका और रूमेटॉइड का तो ज्यादा होएगा, उसको, उस व्यक्ति को उस समय स्किन में बहुत सारे रैशेज आने लगेंगे, चकते होने लगेंगे, कुछ नहीं होगा तो झूठ मूठ का इचिंग शुरू हो जाएगा, स्किन खुजलाने लग जाएगा, ये बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। ये सारे प्रॉब्लम वहीं से निकल रहे हैं जहां मैं जा रहा हूं धीरे धीरे। और मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये किस तरीके से ये बीमारियों के जाल में आपको घुसा देता है यदि आप उसको गलत तरीके से ट्रीट कर लेते हैं। और आप गलत तरीके से कैसे ट्रीट कर रहे हैं कि आप समझ रहे हैं कि स्टोमिक एसिड ज्यादा हो गया, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे समथिंग दैट विल ओपन योर आईज। आपके पूरे जो है चक्षु खुल जाएंगे और आपको समझ में आएगा कि कितनी बड़ी गलतियां हम कर रहे हैं। क्या आप तैयार हैं? अब मैं सेशन शुरू करने जा रहा हूं। अभी तक मैं आपको सेशन का शीर्षक बता रहा था। क्या आप तैयार हैं? सुपर, ग्रेट। तो इतनी गर्मजोशी के साथ आप सब लोग तैयार हैं, और अब जो है हम 1000 क्रॉस कर चुके हैं लोगों के साथ। तो 1000 लोग यहाँ पे हैं, बहुत लोग लाइव होंगे यूट्यूब में। अब जो है यहाँ पे मैं सब्जेक्ट को आगे बढ़ाता हूँ और आपके साथ कुछ चीजें शेयर करने जा रहा हूँ। पहली बात तो ये करें कि आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि व्हाट डू यू डू व्हेन एसिडिटी हैपेंस। जब आपको एसिडिटी होती है तो आप करते क्या हैं, ये बताइए। जब एसिडिटी होती है तो आप क्या करते हैं? टाइप कीजिए, आप क्या करते हैं जब एसिडिटी होती है, क्या करते हैं? कुछ लोग इनो टाइप कर रहे हैं, कुछ लोग टैबलेट, कुछ लोग इनो। यही मैं सुनना चाहता था। आप एंटासिड लेते हैं। जब आपको एसिडिटी हो जाती है आप एंटासिड लेते हैं। लोग सेल्फ प्रिस्क्राइब करते हैं एंटासिड मेडिसिन को, सेल्फ प्रिस्क्राइब करते हैं और खुद जो है एंटासिड को पॉप करते रहते हैं, टप टप मुंह में डालते रहते हैं जैसे वो जेम्स की गोली हो। और एंटासिड का ये लेवल हो चुका है, उसकी लिक्विड होगी, कोई टैबलेट होगा, उसका ये लेवल हो चुका है कि हर घर में आपको एंटासिड जरूर मिलेगा। कहीं पे आप चेक कर लीजिए, आपके घर में होगा, आपके चेक कर लीजिए। मेरे कुछ ऐसे मित्र हैं जिनको मैं जानता हूं जिनके ऑफिस के टेबल पे एंटासिड होता ही होता है। एंटासिड होता है ऑफिस में, घर में एंटासिड से हम घिरे हुए हैं, ये लेवल हो चुका है। और इतना ही नहीं, एवरीवन थिंक्स कि ये जो हाई अमाउंट ऑफ स्टोमिक एसिड हुआ है इसकी वजह से ये हो रहा है। बट क्या आपको मालूम है कि ये लो स्टोमिक एसिड से भी हो सकता है? स्टोमिक एसिड जो पेट में है वो यदि ज्यादा हो गया तो आप समझ रहे हैं कि ये हो रहा है, लेकिन लो हो जाए तो क्या होगा? आपको जान के ताजुब होगा कि लो हो जाने पे भी वही लक्षण आएंगे जो ज्यादा हो जाने पे होएगा। लक्षण लगभग सेम है। हाई स्टोमिक एसिड का लक्षण और लो स्टोमिक एसिड का लक्षण लगभग सेम है। उसमें भी गैस बनेगा, उसमें भी बर्पिंग होएगी, उसमें भी इंडाइजेशन होएगा, उसमें भी जो है जलन होएगी, उसमें भी कॉन्स्टिपेशन होएगा, उसमें भी गुड़गुड़ गुड़गुड़ होएगा पेट में। सारा लक्षण सेम है। तो यदि आपकी लो स्टोमिक एसिड हो गई तो आपने ज्यादा स्टोमिक एसिड उसको समझ लिया, तो आपका इंडाइजेशन, आपका ब्लोटिंग, आपका गैस, आपका एसिड रिफ्लक्स भी यदि हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन, सारा कुछ का लक्षण सेम होने वाला है। तो आप, नतीजा क्या है? एंटासिड। आप एंटासिड पॉप कर रहे हैं, एंटासिड ले रहे हैं, भर भर के टीवी पे ऐड आते हैं, भर भर के न्यूज़पेपर में और इसमें ऐड आते हैं, और एंटासिड एंटासिड कर रहे हैं। इसमें से कोई भी सिम्टम, जितने भी सिम्टम अभी मैंने बताए, कॉन्स्टिपेशन से लेके, ब्लोटिंग से लेके एसिडिटी तक, ये जो है हाई स्टोमिक एसिड के तो हैं ही,
लो के भी ऐसे ही हैं। और ट्रीट क्या कर रहे हैं आप, तो आप एंटासिड ले रहे हैं। एंटासिड लिया जाना चाहिए, जब आपको एंटासिड की जरूरत हो तो आप एंटासिड लीजिए, लेकिन लेट योर डॉक्टर डिसाइड कि आपको एंटासिड की जरूरत है क्या। जब आपको डॉक्टर कोई दवाई लिखता है, जब आपका कोई ऑपरेशन होता है, जब कोई बात होती है, देखिए वहां पे एंटासिड लिखा जाता है, बट वो 3 दिन के लिए लिखा जाता है, 4 दिन के लिए लिखा जाता है, वो डॉक्टर लिखता है, ही इज क्वालिफाइड, शी इज क्वालिफाइड, उसने लिखा है तो आप एंटासिड लीजिए। लेकिन आप अपनी मर्जी से सेल्फ प्रिस्क्राइब करके प्लीज एंटासिड मत लीजिए। वहीं से सारी फसाद की जड़ शुरू होने वाली है, मैं आपको आगे के स्लाइड में बताने वाला हूं। एक्सेसिव स्टोमक एसिड की बात करते हैं। मेडिकल टेस्ट्स हैं इसके लिए, जो डॉक्टर आपके प्रिस्क्राइब करेंगे और वो निर्धारित कर देगा कि आपको एक्सेसिव स्टोमक एसिड है कि नहीं। पर यदि आप मेरे से पूछेंगे कि एक्सेसिव स्टोमक एसिड होता है क्या, तो मैं आपको ये बताऊंगा, और मैं नहीं बताऊंगा, ये रिसर्च कहता है, ये डेटा कहता है मेडिकल साइंस का, कि लगभग 10% लोगों से ज्यादा एक्सेसिव स्टोमक एसिड किसी को नहीं होता है। और उन 10% को भी जो होता है वो उनके खान पान और उनके लाइफस्टाइल की वजह से होता है। यदि उसमें वो बेहतरी कर लें, वो कम मसालेदार सब्जियां खाना खाएं, कम आयली चीजें खाएं, तो उसमें भी बहुत सुधार हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि 90% लोग ऐसे हैं जिनके स्टोमक में एक्सेसिव स्टोमक एसिड नहीं होता और वो एंटासिड लेते रहते हैं। आप समझ रहे हैं कितनी खतरनाक बात हो रही है। खतरा कितना बड़ा है वो मैं आपको बताता हूं, आप मेरे साथ ट्यून रहिए। खतरा इतना बड़ा है कि आप जो है एक क्रॉनिक सिकनेस में जाके स्टक हो जाते हैं। अब मेरा आपसे सवाल है कि आर यू स्टक इन दैट क्रॉनिक सिकनेस, जो शुरू हुआ था कहीं और से, आपने एंटासिड खाना शुरू किया, आपने उसको मिट्टी डालना शुरू किया और आपको पता नहीं चला आप कहां से कहां पे पहुंच गए। और अब जो है आप बहुत सारी चीजों में परेशान हो गए हैं, जो मैं आपको एक एक करके अभी बताने वाला हूं। एक एसिडिटी और डाइजेशन इश्यू से मामला शुरू हुआ था। आपने शायद उसका इलाज किया 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 किया, वो इलाज तो कभी हुआ नहीं, लेकिन आपको दुनिया भर की चीजें का प्रॉब्लम हो गया। लेट अस अंडरस्टैंड दिस स्टोमक एसिड पहले। ये स्टोमक एसिड को जब तक आप नहीं समझ लेंगे, तब तक मैं जो बताने जा रहा हूं शायद हम सिंक होके नहीं समझ पाएंगे। तो पहले स्टोमक एसिड को समझते हैं। ये एक डायग्राम आप देखिए, आपके सामने मैंने रखा है। मेरी स्लाइड पे एक डायग्राम आपको दिख रहा है, इसमें मैंने एक अमाशय दिखाया है और मैंने वहां पे म्यूकस भी दिखाया है, म्यूकस का दीवाल दिखाया है, उसकी मेम्ब्रेन दिखाई है। अब यहाँ पे क्या चीज है तो समझिए, 3 चीजें हैं आपके पेट में। तरल की बात करें, लिक्विड की बात करें, एसिड की, तो 3 चीजें हैं। एक है आपका डाइजेसिव एसिड, जिसको स्टोमक एसिड कहेंगे आप। वो कौन सा चीज है, तो वो HCl है, सबसे खतरनाक एसिड जिसको कहते हैं आप, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तेजाब जिसको कह सकते हैं आप, वो है। अब ये भगवान की विलक्षण कृति को देखिए, शरीर जो मैग्निफिसेंट मशीन है, इसके बारे में सोचिए कि उसी तेजाब को यदि आपके ऊपर डाल दिया जाए तो ये जल जाएगा, और वही तेजाब आपके अंदर है और कुछ नहीं जल रहा है। ये क्यों नहीं जल रहा है उसको समझिए। उसके साथ साथ एक म्यूकस नाम की चीज है, और वो म्यूकस जो है एक लाइनिंग है जो पूरा लगा हुआ है। म्यूकस उसको जलने नहीं दे रहा है, म्यूकस उसका संपर्क उससे नहीं होने दे रहा है। तो 3 चीजें हैं। एक आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जिसको कि आप स्टोमक एसिड कहेंगे, जिसके कम ज्यादा होने की बात अभी हम कर रहे हैं। दूसरा आपका म्यूकस है, जो एक लाइनिंग बना के रखा है। और तीसरा जो है, बहुत सारे तरीके के डाइजेसिव एंजाइम्स हैं। डाइजेसिव एंजाइम्स का मतलब है कि वो एंजाइम्स हैं जो पचाने में मदद करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं, और ये सारा काम करते हैं। और इसी तीनों लिक्विड पे पूरा गेम चल रहा है। ये पूरा एंजिमेटिक रिएक्शन है। कोई पत्थर नहीं, कोई सिलवट नहीं, कोई ग्राइंडर नहीं, कोई मेटल नहीं, और हर चीज प्रोसेस होके प्रॉपर निकल जाती है। बट ये कब प्रोसेस होगी, मैं उसी पॉइंट पे आपको लाना चाहता था। ये कब प्रोसेस होगी, तब प्रोसेस होगी जब आपके शरीर में, पेट में पर्याप्त मात्रा में स्टोमक एसिड है। यदि स्टोमक एसिड की मात्रा ही कम है तो ये प्रोसेस नहीं होगा ना। होगा कि नहीं होगा? आप अग्री हैं? टाइप अग्री यदि आप अग्री हैं हमारी बातों से। तो एग्री हैं तो टाइप करें एग्री। यस, सुपर, एवरीवन इज टाइपिंग एग्री। तो मैं आपके साथ सिंक्ड हूं अभी। ये जो लाइनिंग वाली चीज है, इसको आप समझ लीजिए, और उस एंजाइम वाली चीज को समझ लीजिए। अब ये जो चीज है, अब जब आप खाना चबाते हैं, होता क्या है शरीर में, देखिए कितना प्रोसेस से बना हुआ है। आप जब खाना चबाना शुरू करते हैं तो आपके जबड़े के पास यहाँ पे 2 ग्लैंड्स हैं, वो जो है पाचन रस बनाना शुरू करते हैं, लार बनाना शुरू करते हैं, सलाइवा कहते हैं उसको आप, डाइजेसिव लार बनना शुरू होता है।
वो खाने को सनता है उसमें, और फिर आपके फूड पाइप से वो आमाशय में उतरता है। जब उतरता है तो जब ये चब रहा था यहाँ पे, जब आप उसको चबा रहे थे, जब प्रोसेस कर रहे थे, तभी सिग्नल चला गया कि खाना प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो शरीर जो है पेट के अंदर वहां पे एसिड का निर्माण शुरू कर देता है, क्योंकि खाना आ रहा है, एसिड का निर्माण चालू, एसिड प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है जब आप चबाना शुरू कर देते हैं। यहां तक कि जब भी अरोमा लेना शुरू करते हैं, खाने के मूड में आना शुरू होते हैं, आपको टेस्ट पसंद आने लगती है, आप एपिटाइजर लेते रहते हैं, स्टार्टर लेते रहते हैं, तो ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। 7 कोर्स मील में, 5 कोर्स मील में आपके स्टार्टर से क्यों शुरू किया जाता है, सूप से क्यों शुरू किया जाता है? इसलिए शुरू किया जाता है कि आपका डाइजेस्टिव एसिड जो है अच्छे मात्रा में प्रोडक्शन होए, क्योंकि आपका सिग्नल पहले से चला जाए। जैसे ही आप प्रोसेस शुरू करते हैं चबाना, सिग्नल चला जाता है, एसिड बनना शुरू हो जाता है। ये एसिड बनने का बात हुआ। अब एसिड बनता है तो वो सामने लाइनर भी हुई, उसका म्यूकस हुआ, उसका डाइजेस्टिव एंजाइम हुआ, सब चीज प्रॉपर तरीके से प्रोसेस हुआ। अब आगे बढ़ें और बात करें लो स्टोमक एसिड की। यदि स्टोमक एसिड ही कम बना तो, यदि वो लो हो गया तो, और वो कम हो सकता है कभी भी। क्यों? यदि मैं बहुत ज्यादा चुटर पुटर खाता हूं, मैं स्नैकिंग बिटवीन द मील करता हूं, मैं कुछ भी खाते रहता हूं, हमेशा मेरा मुंह चलते रहता है चपड़ चपड़, जब चलते रहता है तो मैं हर बार खाता हूं, हर बार एसिड बनाने जाता है, तो उसके बनाने की एक क्षमता है ना, तो वो एसिड कम पड़ जाता है। आप खाते रहते हैं, आप बहुत ज्यादा मसालेदार खा लेते हैं, बहुत ज्यादा तला हुआ खा लेते हैं, एसिड कम पड़ जाता है। तो स्टोमक एसिड जो है सफिशिएंट है कि नहीं है, या लो है, बहुत कम है, बहुत लो है, तब ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तब ये आपको इनडाइजेशन देगा, ये इन्फेक्शन देगा, ये आपको जो है एंटीबायोटिक खाने पे मजबूर करेगा, इतना इन्फेक्शन दे देगा पेट में। और तब क्या होगा, जब आप एंटीबायोटिक खाना शुरू कर देंगे तो एक के बाद ज्यादा, एक के बाद ज्यादा खाते खाते आप क्रोनिक इलनेस के उस जाल में फंस जाएंगे जिसकी बात मैं कह रहा हूं। तो लो स्टोमक एसिड आपको ज्यादा प्रॉब्लम करेगा देन हाई स्टोमक एसिड, क्योंकि हाई स्टोमक एसिड मैंने पहले भी बताया कि 10% से ज्यादा लोगों को नहीं होगा, ज्यादा लोगों को लो स्टोमक एसिड होगा, और जितना हानि हो रही है वो लो स्टोमक एसिड की वजह से हो रही है। और एंटासिड उसको और बड़ा प्रॉब्लम बनाएगा, और आपको कोई आइडिया नहीं है, यू हैव नो आइडिया कि आप कितना बड़ा खतरा ले रहे हैं, कितना बड़ा प्रॉब्लम में आप अपने शरीर को डाल रहे हैं, और किस तरीके से ये जो एंटासिड हैं या कब्ज निवारण के चूरन मिलते हैं ना बाजार में, बहुत सारे ब्रांड के, भर के टीवी पे ऐड आते हैं, 5 मिनट टीवी देख लें तो एक चूरन का ऐड जरूर आ जाएगा, कोई ना कोई बड़ा आदमी कर रहा होगा। ये जितने भी चूरन हैं ये आपके पेट पे हंटर मारने वाली चीज है, वो हंटर मार रहे हैं आपके पेट पे। हंटर मार के कितना दिन चलेगा? हंटर मारने के बाद बिना हंटर के काम ही नहीं होएगा। तो ये जो एंटासिड है इसकी बात मैं कर रहा था अभी, चूरन की बात सेकेंडरी करेंगे, फिर से हम एसिड पे आए। स्टोमक एसिड हमारा दुश्मन नहीं है, स्टोमक एसिड इज नॉट योर एनिमी, इस बात को समझ लें, वो हमारा दुश्मन नहीं है। स्टोमक एसिड जो है यदि जरूरत से ज्यादा हो गया, मोर देन लिमिट हो गया, तो परेशान होगा, तो बैड है। लेकिन जैसा हमने कहा 10% ज्यादा लोगों को वो होगा ही नहीं, और वो भी जिस होगा वो किसी रीजन से होगा, खाने पीने की आदतों से होगा। तो वेरी फ्यू पीपल को हाई स्टोमक एसिड होगा। तो स्टोमक एसिड हमारे लिए बुरा नहीं है, और ये जो है बात को समझना है। स्टोमक एसिड बुरा नहीं है तो समझे, लेकिन स्टोमक एसिड क्या करेगा, तो इस बात को समझिए। अब मैं पॉइंट की बात बता रहा हूं आपको स्टोमक एसिड के बारे में, कि आपका जो पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये इकलौता एक ऐसा सिस्टम है आपके पूरी ह्यूमन बॉडी में जो स्टेराइल है। एक ही सिस्टम है जो स्टेराइल है, पूरा का पूरा बॉडी में यही एक हिस्सा है स्टोमक जो स्टेराइल है। यहां पे बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया है, मैं मिलियन की बात नहीं कर रहा, मिलियन मतलब 1 लाख, सॉरी 10 लाख, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, मैं बिलियन की बात कर रहा हूं। बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया आपके पेट में है, आमाशय में है, उसमें गुड भी है, उसमें बैड भी है, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया। आपके मुंह में, आपके नाक में, आपके इंटेस्टाइन में, आपके हर जगह पे बैक्टीरिया हैं, और ये सारे बैक्टीरिया घूम के आपके पेट में पहुंचते हैं, और वहां पे बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हैं, गुड भी हैं, बैड भी हैं। स्टोमक का क्या फंक्शन है? ये जो मैंने आग लगा के जो दिखाया है आपको, ये एसिड वाली, स्टोमक का क्या फंक्शन है? स्टोमक का फंक्शन है कि वो जो है इट विल किल एनीथिंग अनवांटेड जो उसके अंदर घुसेगा। अनवांटेड जो भी घुसेगा उसको वो मारेगा। और अनवांटेड कैसे जाएगा? तो ट्रैवल करके पहुंचेगा। हो सकता है कि नाक से आपने सांस लिया और अंदर आ गया, आपने कुछ
खींचा अंदर आ गया, मुंह से आ गया, कुछ पिया उसके अंदर आ गया, खाया उसके अंदर आ गया, जो भी आया उसके अंदर भर भर के बैक्टीरियल काउंट्स हैं, बैड बैक्टीरियाज हैं। तो इसका काम है सबसे पहले कि ये जो है सारे के सारे जो भी ट्रैवल करके वहां तक पहुंचे, ब्रीथ से आए या स्वेलो करके आए, चबाने से आए, घोटने से आए, उनको वहां पे वो फिनिश कर देगा, खत्म कर देगा, मार देगा। सो बेसिकली एसिड जो है वो क्या करता है, आपकी मदद करता है और आपके जिंदगी को बचाने के लिए है। तो इसलिए सबसे पहली बात है कि ये वहां होना चाहिए। अब स्टोमक एसिड का दूसरा काम है कि वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा। आप जो भी खा रहे हैं उसमें प्रोटीन है, उसको ब्रेक डाउन करेगा, यूजेबल बिल्डिंग ब्लॉक्स में कन्वर्ट करेगा उसको, उसके विटामिन को, उसके मिनरल्स को ब्रेक डाउन करेगा। अदरवाइज बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, विटामिन को, मिनरल को, प्रोटीन को, उसको ब्रेक डाउन होना पड़ेगा। विटामिन B12 की बात करें आप, डिफिकल्ट टू ब्रेक डाउन, उसको ब्रेक डाउन होना पड़ेगा। फॉलिक एसिड की बात करें, जिंक की बात करें, कैल्शियम की बात करें, आयरन की बात करें, सबको ब्रेक डाउन करने का काम ये आपका स्टोमक एसिड करता है। जब ये स्टोमक एसिड सबको ब्रेक डाउन कर लेता है न्यूट्रिएंट को, तब जाके ये जो है आपके इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ता है और पहला द्वार होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, छोटी आंत का, उस तरफ वो बढ़ता है और तब जाके छोटी आंत में उसका एब्जॉर्प्शन शुरू होता है, उसका अवशोषण शुरू होता है, जो जो उसमें से तत्व लेनी है वो लिया जाता है और फिर उसका शरीर में काम शुरू होता है। स्टोमक एसिड इसीलिए रिक्वायर्ड है आपके जिंदा रहने के लिए, आपके सरवाइव होने के लिए, आपके फूड को डाइजेस्ट करने के लिए और आपके हेल्थ को परफेक्ट रखने के लिए स्टोमक एसिड पर्याप्त मात्रा में, सफिशिएंट मात्रा में जरूरी है। और इसका जरूरी है कि शरीर इसका प्रोडक्शन करे, उतनी मात्रा में करे, ताकि ये जो है मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करे, बॉडी एब्जॉर्ब कराए, बैक्टीरिया को किल करे, इन्फेक्शन और पैरासाइट जितने भी आएंगे उनको मारे और खत्म करे। अब यदि ये कम हो गया तो क्या होगा? जब आप एंटासिड लेते हैं तो एंटासिड क्या करता है, इसके बारे में बात कीजिए। एंटासिड एक्चुअली क्या करता है? आप एंटासिड बार बार लेते हैं, क्यों, क्या करता है ये? हाउ एंटासिड वर्क्स, इसकी बात करें। आंसर इज इट वर्क्स बाय स्टॉपिंग द प्रोडक्शन ऑफ योर स्टोमक एसिड। एंटासिड आपके स्टोमक एसिड के प्रोडक्शन को ही रोक देता है। उस समय यदि आपको सिम्टम वाइज देखा जाए तो तुरंत आराम मिलता है, आपको बहुत अच्छा लगता है, आराम मिलता है, क्योंकि वो रुका दिया। अब यदि एक फर्ज कीजिए कि आपका स्टोमक एसिड पहले से ही कम है, ऑलरेडी कम हुआ था, उसके ये सारे लक्षण थे, आपने एंटासिड ले लिया, सोचिए क्या सिचुएशन हुआ। ऑलरेडी लो था स्टोमक एसिड और आपने एंटासिड ले लिया, इट वेंट इवन लोअर, इट वेंट इवन लोअर एंड यू ऑलरेडी हैव लो एसिड। अब आप सोचिए क्या होने वाला है। अब आपके पास सफिशिएंट स्टोमक एसिड नहीं है टू ब्रेक डाउन योर प्रोटीन, योर मिनरल्स, जो 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 चीज आपने खाया था। तो ये क्या करने वाला है, आपके पेट को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। इट विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड, रियली वेरी हार्ड। और जब ये रियली वेरी हार्ड वर्क करेगा तो जो चीज होएगी उसको क्या कहेंगे, समथिंग कॉल्ड इनडाइजेशन, इन्वर्टेड कॉमा में उसको कहेंगे इनडाइजेशन। इनडाइजेशन हुआ तो इसका बाई प्रोडक्ट क्या है? इनडाइजेशन का बाई प्रोडक्ट है गैस, ब्लोटिंग, हार्टबर्न। ये सारे सारे इनडाइजेशन के बाई प्रोडक्ट हैं। ये सब आपका शुरू हो जाएगा। हार्ट बर्न सब लोगों ने सुना होगा, आप सबको होता होगा, ओकेजनली किसी को होता होगा, किसी को बार बार होता होगा। हार्ट बर्न इतना पेनफुल है कि एट टाइम्स ये जो है हार्ट अटैक जैसा फीलिंग दे सकता है, उतना पेन दे सकता है, उतना बेचैन कर सकता है। और बहुत सारे लोग का इमरजेंसी में यदि जाके चेक करेंगे आप, तो बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं हार्ट अटैक का प्रिटेक्स्ट पे, उस पूरे लक्षण के साथ, जिसमें डॉक्टर चेक करके बताता है कि ये जो चेस्ट पेन था, सीवियर चेस्ट पेन, ये जो है हार्ट की वजह से नहीं था, ये जो है एसिडिटी की वजह से था, और जो है ये जो है सिंपल जस्ट गैस हार्ट बर्न है, ये हार्ट अटैक नहीं है। क्या ऐसा किसी के साथ हुआ है? एनीवन विद दिस एक्सपीरियंस? टाइप यस, ऐसा यदि किसी के साथ हुआ है या किसी ने ऐसा सुना है कि किसी को ऐसा हुआ। इतने लोग यस टाइप कर रहे हैं। तो ये इस तरह की बात है जिसको मैं बताना चाह रहा था। अब मैं इसमें यह बताना चाहता हूं कि यदि आपका स्टोमक एसिड लो है तो आप जो है खाने को पचा नहीं पाएंगे। अब एक एक खाने पे चर्चा कर लें। यदि कहीं आपने मांसाहारी हैं और आपने मीट खाया है, आपने चिकन खाया है और आपका स्टोमक एसिड लो हो गया है तो आप समझिए कि वो चिकन और मीट पचने वाला नहीं है।
वो प्रोसेस नहीं होने वाला है वहां पे, वो ब्रेक डाउन नहीं होने वाला, वो वैसे ही आगे बढ़ने वाला है। आगे पचने का सिस्टम नहीं है, आगे सड़ने का सिस्टम है। वो जाके सड़ेगा और आपको टॉक्सिसिटी देगा। और इतना ही नहीं, जो वेजिटेरियन है उनके लिए भी मैं बताऊं तो दाल आपने कोई भी लिया, आपने चना लिया, आपने मूंग लिया, आपने राजमा लिया, आप कोई भी वेजिटेबल लिया जिसके पत्ते हैं सेलुलोज वाले, बंदा गोभी इस टाइप के सब जो पत्ते वाले चीजें हैं, वो यदि आपने लिया तो क्या होने वाला है, ये मेटाबोलाइज नहीं होने वाला, वो टूटने वाला नहीं है, मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन नहीं होने वाला है यदि स्टोमक एसिड कम है तो। बहुत लोग, मैं ऐसा जानता हूं, मेरे कम से कम बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो एसिडिटी से इतना परेशान रहते थे कि वो जो है पहले खाने के पहले एसिड एंटासिड खा लेते थे। अब आप सोचिए, एसिडिटी में ऑलरेडी उनका स्टोमक एसिड कम था, ऑलरेडी खा लिया, और उसके बाद वो चिकन खाने जा रहे हैं, वो मटन खाने जा रहे हैं, उसके बाद वो सब चीज खाने जा रहे हैं। आप सोचिए क्या करने जा रहे हैं अपने लाइफ के साथ। तो ये हो रहा है। अब एक दूसरी बात करते हैं बर्पिंग की। कितने लोग ऐसे हैं जो बर्पिंग करते रहते हैं? ऐसा कुछ आते रहता है, बर्प आते रहता है। बर्प आता है ना, कितने लोगों को आता है? किसी को आता हो तो टाइप करें। किसी को ओकेजनली आ सकता है, हफ्ते में एक बार आ गया, महीने में एक दो बार आ गया। कुछ लोग को रोज आता है, कुछ लोग को लगातार आते रहता है, कुछ लोगों को लगातार आते रहता है। खाया नहीं कि बर्पिंग चालू, खाते समय ही चालू हो जाता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपकी बर्पिंग 3 घंटे 2 घंटे के बाद आई, खाना खाने के 2-3 घंटे के बाद बर्पिंग आई, और पूरा खाने का ट्रेलर आपको दिखा गया मुंह में। मतलब उसका जो स्मेल था, उसका जो फ्लेवर था, उसका जो टेस्ट था, वो आपके मुंह में आके गया। ऐसा कभी होता है? टाइप यस यदि ऐसा कभी होता है। डकार, सही वर्ड कहा आपने। तो किसी को ऐसी डकार आती है जिसमें कि 2 घंटे 3 घंटे पहले जो खाया था उसका टेस्ट एक ट्रेलर आके दिख गया। यदि ऐसा होता है तो ये लक्षण है कि आपका स्टोमक एसिड लो हुआ है। वहां पे आपका जो है बर्पिंग हो रहा है, मतलब वो प्रोसेस नहीं हुआ है, वो अभी वैसा ही रखा हुआ है। 3 घंटा हो गया, उसका फ्लेवर आया, उसका स्मेल आया, मतलब अभी तक उसका ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, वो वैसे ही रखा हुआ है ले जाके, प्रोसेस नहीं हुआ है। अब वो वैसे ही उतना देर टिकना नहीं है, आगे बढ़ना है। अब आगे बढ़ जाएगा वो। अब आगे बढ़ा तो क्या नुकसान हुआ? क्या नुकसान हुआ बताइए? आगे बढ़ गया तो नुकसान ये हुआ कि जो है वो बिना प्रोसेस हुए आगे बढ़ गया। सोचिए क्या क्या होने वाला है। पहले तो आपने जितने विटामिन मिनरल्स और जो जो चीजें खाई थी उसका कोई फायदा नहीं हुआ, भी कुछ अब्जॉर्व कुछ भी नहीं होना है। दूसरा, ये सारे टॉक्सिसिटी में बदल गए, अब ये टॉक्सिक जाके जमा हो गए, अब उसको टॉक्सिन में तब्दील हो जाना है, अब वाइसरल फैट बनना है। टॉक्सिसिटी होनी है, अब आपके पसीने में बदबू आनी है, आपके स्मेल में बदबू आनी है, आपका मुख दुर्गंध होना है, आप फार्टिंग करेंगे तो उसमें से बदबू आनी है, आपके पसीने से बदबू आनी है, आपका ब्लड में इम्प्योरिटी जानी है। ये सारा सारा कुछ शुरू हो जाएगा और आप रोगों से अब घिरना शुरू हो जाएंगे। आपके स्किन में से वो निकलने की कोशिश करेगा तो खुजली होएगी, इचिंग होएगा, चकता होएगा, रेड होएगा, एक्जिमा होएगा, वो सारा चीज शुरू होएगा, क्योंकि आप अंदर से अब टॉक्सिसिटी में जा रहे हैं, उस तरह की बातें कर रहे हैं। और एक चीज पे चर्चा कर लेते हैं, इसको कहते हैं सीबो। कितने लोगों ने इसका नाम सुना है? सीबो, स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। ये जो करेगा, अभी जो मैं बता रहा था कि क्या क्या करेगा, वो ये करेगा। सबसे पहला तो ये करेगा, सीबो जो एक चीज है वो एक बड़ा प्रॉब्लम है आज की डेट में। ये एक सीरियस कंडीशन है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और ये क्या करता है, तो ये पेट में मरोड़ करता है, पेन करता है और डायरिया करता है। किसी किसी को बार बार देखिए पेट में कहीं डायरिया वायरिया होता हो, बार बार कॉन्स्टिपेशन होता हो, तो डाउट करिए कि यहाँ पे सीबो के केस में जा रहा है मामला। स्मॉल इंटेस्टाइन में यदि बैक्टीरियल ओवरग्रोथ होएगा, मतलब वो बैक्टीरिया उधर प्रोसेस नहीं हुआ, उसमें जला के उसको भेजा नहीं, वो निकल गया क्योंकि स्टोमक एसिड कम था, तो वो बैड बैक्टीरिया आगे पहुंच गया, वो ओवरग्रोथ कर रहा है वहां पे। तो वो ओवरग्रोथ करेगा तो उसको सीबो कहेंगे, स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। फर्मेंटेशन की यदि बात करें तो अफर्मेंटेटेड फीड यदि आपके अंदर गया तो वो रॉन्ग बैक्टीरिया को जाके फीड करने वाला है। फर्मेंटेशन यदि होएगा तो रॉन्ग बैक्टीरिया को फीड करेगा, बैड बैक्टीरिया को फीड करेगा, उसको ग्रो करेगा, और वो क्या करेगा, तो वो सीबो बनाएगा आपके लिए, आप सीबो में चले जाएंगे। एक नौजिया नाम की चीज होगी, इस तरीके से आपको वोमिटिंग का फीलिंग होगा, चक्कर आने का फीलिंग होगा। तो बहुत लोग ऐसे होंगे कि खाना खाते खाते नौजिया हो जाता है, या कभी कभी आप देखिए विटामिन वगैरह खाते हैं तो नौजिया हो जाता है। तो ये क्यों ऐसा हो जाता है? क्योंकि आपका ये एक साइन है, ये लक्षण दे रहा है, ये सिम्टम दे रहा है कि आपका स्टोमक एसिड लो है, क्योंकि वो ब्रेकडाउन नहीं हुआ। इसीलिए आप देखिएगा कि जब आपका डॉक्टर बहुत सारी दवाइयां लिखते हैं
जब उसमें विटामिन होते हैं या उस तरह की कोई दवाइयां होती हैं जिसको ब्रेक डाउन करने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो वो तुरंत नीचे एक एंटासिड लिखते हैं, डॉक्टर एंटासिड लिखते हैं। क्यों? और कहते हैं साथ साथ कि आप खाना खाने के बाद इसको लीजिएगा, दवा खाने के बाद, नाश्ते के बाद। ऐसा यदि डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा है तो इसलिए लिखा है कि वो आपका खाने के पहले ले लेंगे तो वो ब्रेक डाउन नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा? क्योंकि आप खाना शुरू करेंगे तब तो सिग्नल जाएगी, तब तो डाइजेस्टिव एसिड बनना शुरू होगा, स्टोमक एसिड बनना शुरू होगा। तो वो उसके लिए खाने के बाद लेने को कहा जाता है। तो ये हमने बात समझी अभी तक, इतनी सारी चीजें, कि ये जो है स्टोमक एसिड का इतना महत्व है। अब एक और टॉपिक आप समझिए, फूड इंटॉलरेंस। कभी कभी कैसा होता है कि कोई फूड को हम टॉलरेट नहीं कर पाते, ये बॉडी इनटॉलरेंस बताता है उस फूड के बारे में, और ये खतरनाक चीज है। बॉडी उसको बताता है और उस फूड को वो शरीर अपना दुश्मन मान लेता है और शरीर उसके साथ रिएक्शन करना शुरू कर देता है। और ये चीज किसी के साथ कभी भी तब्दील हो सकती है, ये लो स्टोमक एसिड होने की वजह से। हो सकता है कि आप लैक्टोज पहले आराम से लेते थे, आप जो है मिल्क का प्रोडक्ट आराम से लेते थे, आप पहले कोई सब्जी आराम से लेते थे, कोई फ्रूट आराम से खाते थे। अब उस दूध से, उस डेयरी से, उस सब्जी से आपको एलर्जी हो गई और ये हो गई। 5 साल पहले आपकी ठीक थी, अभी एलर्जी हो गई। ऐसा पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल है, इसकी समझिए। फूड एलर्जी और इंटॉलरेंस जो है उसका डायरेक्ट कनेक्शन है आपके लो स्टोमक एसिड से, डायरेक्ट कनेक्शन है लो स्टोमक एसिड से। जब आप फूड इंटॉलरेंस टेस्ट कराते हैं, ये इंटॉलरेंस टेस्ट होती है बाकायदा, आपका ब्लड का सैंपल लेंगे, फूड इंटॉलरेंस टेस्ट हो जाएगी। तो फूड इंटॉलरेंस टेस्ट जब होती है तो वो क्या करते हैं, 200-250 वेराइटी का आपका फूड का टेस्ट कर लेते हैं उसी ब्लड से, और बता देते हैं कि आपका किस किस चीजों से इंटॉलरेंस है, कौन कौन सा चीज शरीर झेल नहीं सकता। तो उससे ये पता चल जाएगा कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, बॉडी क्या टॉलरेट करेगा और नहीं करेगा। और आज मैं आपको बताने वाला हूं ये इंटॉलरेंस टेस्ट भी, और आप अच्छे तरीके से वो इंटॉलरेंस टेस्ट करा सकते हैं बहुत किफायती रेट में। अब लेट मी एक्सप्लेन दिस प्रोसेस, कि इंटॉलरेंस वाला कहानी तो मैंने बताया, लेकिन ये प्रोसेस क्या है। अभी आप एक पूरा का पूरा पाचन तंत्र देख रहे हैं स्क्रीन पे। अब इस स्क्रीन को आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ आपको। जब आप खाना खाते हैं तो क्या होता है, खाना को जाके एसिड से पचना है, लेकिन मान लो कि स्टोमक एसिड कम था, तो क्या हुआ, इनडाइजेस्टेड फूड था जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में पहुंच गया, जो एसिड से प्रोसेस नहीं हुआ था, और वो छोटी आंत में पहुंच गया। अब ये क्या होने वाला है, ये एक नया चीज करने वाला है जिसको कहते हैं LGS, लीकी गट सिंड्रोम। लीकी गट सिंड्रोम वो चीज है जो, यदि बिना पचा हुआ चीज स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया तो लीकी गट सिंड्रोम की तरफ आप बढ़ेंगे। और ये जो है क्या करेगा, तो देन वो चीज आपके ब्लड में एंटर करेगा, जहां इसको नहीं होना चाहिए, ब्लड में नहीं होना चाहिए, वहां पहुंच जाएगा। उसी को कहते हैं लीकी गट सिंड्रोम। अब ये क्या हुआ, नतीजा क्या होना है, नतीजा ये होना है कि आपका इम्यून सिस्टम जो है, जो भगवान ने पहले से बना के दिया हुआ है, इट वेक्स अप। आपका इम्यून सिस्टम जग जाता है, और जगने के बाद ये क्या करता है, ऑटो इम्यून एक्टिवेट कर देता है। ऑटो इम्यून शरीर की रक्षा के लिए है। तो उसको तुरंत ब्लड में वो दिख गया अशुद्धि, उसने तुरंत ऑटो इम्यून एक्टिवेट कर दिया, और एक्टिवेट करके स्टार्ट अटैकिंग ऑन दैट फूड, उस फूड के मॉलिक्यूल पे अटैक करना शुरू कर देता है जो वहां पे मिला। अब मान लीजिए कि जो सामान आपने खाया था, जो प्रोसेस नहीं हुआ लोअर स्टोमक एसिड की वजह से, वो पहुंच गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसको उसने प्रोसेस कर लिया, वो ब्लड में चला गया। अब एक्टिवेट हो गया आपका इम्यून सिस्टम, उसने जो है ऑटो इम्यून को एक्टिवेट कर दिया, और उसने क्या किया, उसने उस पर अटैक करना शुरू कर दिया उस मॉलिक्यूल पे, और उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया। इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर मिमिक्री। मॉलिक्यूलर मिमिक्री हो गया कि अच्छा ये वाला है, ये दुश्मन है, अब उसको दे अटैक। उसके बाद वो वाला जब भी पेट में आएगा तो पहले ही अटैक चालू हो जाएगी, क्योंकि उसको शरीर ने डिफाइन कर दिया है कि ये दुश्मन है, ये जान का खतरा है, इससे खतरा है, शरीर को थ्रेट है। यदि ऐसा एक बार लेबल लग गया तो यू कांट चेंज दैट। आप जो है, ये जो है, इस चीज को चेंज नहीं कर सकते आप, फूड इंटॉलरेंस को चेंज नहीं कर सकते आप, जो है उसको बेहतर कर सकते हैं। इन शॉर्ट क्या हुआ, आप यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे देखिए, ये इस तरीके से है कि ये डायरेक्ट लिंक मैं आपको दिखा रहा हूं। लो स्टोमक एसिड होगा, उससे ऑटो इम्यून कंडीशन होएगा, ये सीधा सीधा इक्वेशन है। और ये जो है बहुत सारा चीज करेगा, आपके स्किन पे रैशेस करेगा, स्किन इरिटेशन करेगा, एक्जिमा करेगा, रूमेटॉइड अर्थराइटिस करेगा, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम करना शुरू करेगा।
और इसको आप बहुत ज्यादा हैंडल नहीं कर सकते। अब अर्थराइटिस की बात कर लेते हैं। हाउ मेनी पीपल हैव गॉट अर्थराइटिस हियर? या किसी के फैमिली फ्रेंड में किसी को अर्थराइटिस है? टाइप करें यस यदि किसी को भी अर्थराइटिस है तो। अर्थराइटिस के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, हेरेडिटिकल भी हो सकता है, कोई रीजन भी हो सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ा कारण, और यदि किसी रीजन से भी है तो उसके एग्रीवेट होने का बहुत बड़ा कारण लो स्टोमक एसिड हो सकता है। लो स्टोमक एसिड उसका एग्रीवेट होने का कारण हो सकता है। अब किसी को यदि अर्थराइटिस है, आपके परिवार में, कभी फ्रेंड में, आपको खुद को है, तो आप जरा ये चेक करके देखिए उनसे कि उनको जब स्टोमक एसिड लो हो जाए, उनको नहीं समझेगा, लेकिन उनको इस बात से जरूर समझेगा कि इंडाइजेशन हुआ है, एसिडिटी हुआ है, कॉन्स्टिपेशन हुआ है, बर्पिंग हो रही है, तो उस समय देखिएगा वो प्रॉब्लम अर्थराइटिस वाली ज्यादा एग्रीवेट होगी। शायद रूट कॉज भी उसी वजह से हुआ होगा, ये चीज समझने की बात है। तो ये प्रॉब्लम कैन बी मच मच बिगर। ये खाली अर्थराइटिस तक मामला सीमित नहीं है, ये बहुत बड़ा बड़ा प्रॉब्लम कर सकता है। मैं भी उस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स को आपको बताने जा रहा हूँ। ये जो लो स्टोमक एसिड है, खाली अर्थराइटिस तक मामला सीमित नहीं है। ऑटो इम्यून चेंजेस की बात करें, ऑटो इम्यून क्या करता है? आपके सिस्टम में चेंजेस ला देता है, बॉडी की जो पूरी की पूरी सिस्टम है उसमें चेंजेस ला देता है। ये जो है आपके फूड को आपका दुश्मन समझने लग जाता है। ये फूड मिमिक्री करता है, मॉलिक्यूलर मिमिक्री कहते हैं उसको, मिमिक्री करके डिसाइड कर लेता है कि ये जो फूड मॉलिक्यूल है ये मेरा दुश्मन है। अब एक अंदाजा लगाइए कि किस बात की बातें हो रही है। ये जब ऑटो इम्यून कंडीशन में चला जाता है, मॉलिक्यूलर मिमिक्री लेवल पे चला जाता है, तो क्या बातें हो रही है। थिंक ऑफ, ये कितना सीरियस मामला है। जो फूड से आपको जिंदा रहना है, जिस फूड से आपको सरवाइव होना है, उसी फूड को उसने खतरा मान लिया, उसको उसको आपके लाइफ के लिए थ्रेट मान लिया। अब ये क्या करने वाला है? तो ये आपकी बॉडी का सिस्टम उसको हमेशा से मना करने वाला है, हमेशा से उसको उसको देखते ही अलग तरीके के रिएक्शन करने वाला है और उसको तरीके से बीमारियां में जाने वाले हैं। तो आई एम गोइंग टू टेल यू कि क्या क्या करना चाहिए। फिर आई एम गोइंग टू टेल यू कि कैसे ये चीजें हो पाएंगी और आपके लिए किस तरीके से इतना इंपॉर्टेंट है। लेकिन पहले एक दो चीजों को समझ लेते हैं। एक और टर्म आपको मैं बताना चाहता हूँ, साइंस की तरह नहीं जा रहा हूँ आज, मैं थोड़ा लेट हूँ, शायद आपका 10 मिनट और भी ले पाऊँ क्वेश्चन आंसर को आगे बढ़ा के। तो एच पाइलोरी नाम की एक चीज है, कितने लोगों ने इसका नाम सुना है? एच पाइलोरी, इसको कहते हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये एच पाइलोरी नाम का जो चीज है, ये एक बैक्टीरिया है जो आपके लाइनिंग, स्टोमक के लाइनिंग में रहता है। और ऐसा माना गया है, मेडिकल साइंस ये कहता है कि तकरीबन 2/3 पॉपुलेशन दुनिया की एच पाइलोरी उसके पास मौजूद है। एच पाइलोरी नाम का बैक्टीरिया उसके पास है, 2/3 पॉपुलेशन के पास। बट एच पाइलोरी कुछ कर नहीं रहा है, क्योंकि शरीर उसको एडजस्ट करके रखा है, उसको बाहर धकेल के रखा है, उसको इम्यून करके रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एच पाइलोरी ही वो चीज है जो आपके स्टोमक में अल्सर पैदा करता है, और ये जो है स्टोमक के कैंसर का कारण बनता है। मैक्सिमम स्टोमक के कैंसर, जो कोलेक्टरल कैंसर की बात करें, गट कैंसर की बात करें, ये सारे कुछ इस वजह से हो रही है। और ये जो चीज है, इसका लेना देना यदि मैं कहूं कि लो एसिडिटी लेवल से है, लो स्टोमक एसिड से है, तो कितना चौंकाने वाला बात आपके लिए होगा। यस, इसका कनेक्शन वहां से है, इसीलिए मैं ये स्लाइड आपके सामने रखना चाहता हूं। और ये क्या करता है? तो इट एंड्स अप डैमेजिंग योर इंटेस्टिनियल फ्लोरा। आपके आंत में जो फ्लोरा है, इंटेस्टिनियल फ्लोरा जिसको कहते हैं, उसको ये डैमेज करना शुरू कर देता है, उसको डैमेज कर देता है। उसी से सब चल रहा था, गुड बैक्टीरिया उसको डैमेज करना शुरू कर देता है। और इनडाइजेशन, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, किसी किसी को देखिए हफ्ते में एक बार दो बार उसका पेट ढीला हो जाता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। ये सारा मामला ओरिजिनेट कहीं और से हुआ है, उसका लो स्टोमक एसिड है, प्रोसेस ही वहां से चालू बराबर नहीं हुआ। तो कैसे पता चले आपको? हाउ डू यू नो दैट आपको एच पाइलोरी है? कैसे पता चले? दो तरीके मैं बताऊंगा। दो तरीके हैं आपके एच पाइलोरी पता करने का। वन इज अ मेडिकल टेस्ट। आप डॉक्टर के पास जाइए, अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाइए, वो आपका टेस्ट करवाएंगे और पता चलेगा कि आपके पास है कि नहीं। दूसरा तरीका है कि आप जो है अपने बॉडी सिग्नल्स को रीड करें। आपका शरीर आपको सिग्नल देता है, सिग्नल्स को रीड करें। क्या सिग्नल दे रहा है? आपको बर्पिंग आ रही है क्या? एक दो बार किसी को आ सकती है, एक दो बार फार्टिंग कोई भी कर सकता है, एक बार फार्ट होना जरूरी भी है। लेकिन यदि आपको ये बर्पिंग आती है खाने के बाद और खा के बार बार होती है, किसी को दिन भर होती रहती है, तो डाउट करिए, एच पाइलोरी की तरफ आपका कहानी बढ़ रहा है। और मैंने इस एच पाइलोरी की खतरे बता दिए कि सारे आंत के कैंसर और कोलेक्टरल कैंसर और गट के कैंसर सब वहीं से हो रहे हैं।
तो ये एक हो गया। दूसरा ऐसा हो सकता है कि आपके पास कॉन्स्टिपेशन रहता है, आपके पास हेवीनेस रहता है चेस्ट में, ये सब टाइप का चीज रहता है, तो इसका डाउट आप कर सकते हैं और आपको जो है ये कर सकते हैं। अब डू यू नो कि व्हाट किल्स एच पाइलोरी? एच पाइलोरी इतना खतरनाक है, हमने डिस्कस किया, लेकिन यदि आपको ये पूछा जाए कि एच पाइलोरी को खत्म कौन करेगा, क्या उसको मार सकता है, ऐसा क्या चीज है, तो आपको जान के ताजुब होगा कि ये जो आपका स्टोमक एसिड है, दैट किल्स एच पाइलोरी। जो कम हो गया इसलिए ये अंदर आ गया, ये तो था पहले से, लेकिन वो सिक्योरिटी गार्ड के बाहर था, उसको अंदर नहीं आने दिया था। आपका कम पड़ा, अंदर आ गया, कम पड़ेगा अंदर आ जाएगा। और यदि ऑलरेडी कम था, आप एंटासिड ले रहे थे, आप कुछ और जुगाड़ कर रहे थे, तो फिर और तकलीफ है। जब ये अंदर चला जाएगा तो क्या होएगा? जो भी तकलीफ होएगा, जो भी आपका इलाज होएगा, जो भी लक्षण के हिसाब से टेस्ट होएगा, डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक देंगे। अब जब आप एंटीबायोटिक खाना शुरू कर देंगे तो एंटीबायोटिक क्राइसिस में आप जाएंगे, और आप एंटीबायोटिक के बाद वो जो जाल मैंने बताया बीमारियों का, उसमें घुसते चले जाएंगे, एक के बाद एक के बाद एक प्रॉब्लम शुरू होता चला जाएगा। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एक कारण बनाएगा ये, यही वाली प्रोसेस, लो स्टोमक एसिड। कैसे न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी बनाएगा? ये जो मैं बात बताने जा रहा हूँ ये और ज्यादा खतरनाक है, एच पाइलोरी से भी ज्यादा खतरनाक है। क्यों ऐसा? क्योंकि आपका जो लो स्टोमक एसिड है वो आपको डिफिशियंसी की तरफ ले जा रहा है, विटामिन का डिफिशियंसी, मिनरल्स का डिफिशियंसी, मेनली बी विटामिन का डिफिशियंसी, क्योंकि उसको ब्रेक नहीं हो रही है। तो आपने जितना भी कुछ लिया है वो आपके अंदर प्रोसेस नहीं हुआ, तो प्रोसेस नहीं हुआ तो क्या हुआ, वो जाके विटामिन मिनरल सब डिफिशियंसी हो गई। अब आपके शरीर में बीमारियां होने लगी, आपका बाल झड़ने लगा, आपका प्रॉब्लम होने लग गया, आपका वो होने लग गया। क्यों होने लग गया? क्योंकि आप ले तो रहे थे इनटेक, लेकिन प्रोसेस नहीं हो रहा था। वो जाके आपको हार्मफुल बैक्टीरिया में तब्दील हो गया, वो टॉक्सिक हो गया, कुछ और हो गया। कितनी बार ऐसा होता है कि आपके स्टूल में आपको कोई तत्व मिल जाता है जो आपने खाया था, हल्का सा उसका झलक मिल जाता है। उसका प्रूफ क्या हुआ? वो क्या बताना चाह रहा है? व्हाट डज इट से? वो ये कह रहा है कि प्रोसेस नहीं हुआ है, बाईपास होके आ गया है। जब प्रोसेस होके पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो वो कोई चीज दिखेगा नहीं, पूरा प्रोसेस हो जाएगा। तो ये न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी आपको वहां पे देगा, ये एक बात होगी। अब हेयर फॉल किसी का हो रहा है, बी विटामिन और हेयर फॉल का डायरेक्ट कनेक्शन है, तो इसलिए यदि आप बात करें तो पहले और एक दो पॉइंट बता दूं। हेयर फॉल के अलावा आपका कांस्टेंट कॉन्स्टिपेशन रहता है, आपको बार बार डायरिया हो जाता है, मतलब बार बार लूज मोशन टाइप की चीज हो जाती है, आपका ड्राई स्किन हो जाता है, या आपका स्किन जो है थोड़ा सा डल होता जा रहा है, ग्लो कम हो रही है, ये सारा कुछ लो स्टोमक एसिड की वजह से हो सकता है। तो ये उस तरह की बातें कर रहा हूं। तो सोल्यूशन क्या है, इलाज क्या है, व्हाट इज द सोल्यूशन, इसकी बात करते हैं। तो स्टोमक एसिड को आप कम नहीं होने दें, उसके लिए क्या सोल्यूशन है, उस पर बात करते हैं। और मैं क्विकली कुछ सॉल्यूशंस आपको देता हूं। सबसे पहला सॉल्यूशन तो है कि स्ट्रेस, जो सबसे बड़ा कारण है आपके स्टोमक एसिड के लो होने का, वो है स्ट्रेस। और आज के समय में हम भर के स्ट्रेस में हैं, हम बिजनेस के स्ट्रेस में हैं, वर्क के स्ट्रेस में हैं, पैसा के स्ट्रेस में हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के स्ट्रेस में हैं, रिलेशनशिप के स्ट्रेस में हैं, बहुत सारा स्ट्रेस है। बच्चों का एग्जाम कैंसिल हो गया, बढ़ गया, आ गया, बच्चों का कैरियर, इसका कैरियर, उसका कैरियर, हम बहुत सारे स्ट्रेस में गिरे हुए हैं और हम लगातार स्ट्रेस में ही जी रहे हैं। स्ट्रेस जब होएगा तो आपका स्टोमक एसिड का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। बात समझिए, आप बात को समझिए, मैं जो समझाना चाह रहा हूं। इसीलिए पुरातन संस्कृति में चले जाइए, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यूरोपियन कंट्रीज में चले जाइए, हर जगह पे खाने का तरीका डिफाइन किया हुआ है। कहीं पे बोला कि आचमन कर लो, भोजन मंत्र कर लो, कहीं पे प्रणाम कर लो, कहीं पे ध्यान कर लो, कहीं पे बोला कि बातचीत करके मत खाओ। ये सब क्यों बताया गया? इसलिए बताया गया कि आप जो है उस समय शांत हो जाएं, काम डाउन, शांत हो जाएं। बिकॉज आप काम डाउन होएंगे, शांत होएंगे, तभी स्टोमक प्रोडक्शन, एसिड प्रोडक्शन चालू होएगा, नहीं तो नहीं चालू होएगा, अधूरा प्रोडक्शन होएगा, कम पड़ जाएगा। तो इसीलिए एक टर्म है रेस्ट एंड डाइजेस्ट, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। जब तक रेस्ट नहीं करेंगे तब तक डाइजेस्ट नहीं होएगा, और डाइजेस्ट तभी होएगा जब आप शांत हो जाएंगे। तो यदि आप अपने तरीके से बैठ के शांत होके खाना खाएं, वर्किंग लंच डिनर ना करें, आप जो है खाते समय चबा के खाएं और एकदम प्रोसेस रख के खाएं, यदि ऐसा करें तो आप रेस्ट एंड डाइजेस्ट में हैं और आप जो है उसकी बातें कर रहे हैं। एक चीज मैंने बताई स्ट्रेस वाली बात, तो आप खाते समय स्ट्रेस को कम करें। दूसरी बात करें कि मैं ये थ्योरी बताता हूं कि ड्रिंक योर फूड एंड च्यू योर वाटर।
In literal sense, drink your food and chew your water. ड्रिंक योर फूड का मतलब कि आप जो है खाना को इतना चबा लें कि उसको पी पाए आप, गट करे तो लगे कि पानी अंदर लिया। तो यदि ज्यादा चबाएंगे तो अच्छे से चबेगा तो पूरा एक तो ग्राइंड हो गया, आगे फिर मेटल और दांत मिलना नहीं है। दूसरा, जितना देर चबाएंगे उतना देर स्टोमक एसिड का प्रोडक्शन चालू है। तो ये हुआ। तो ड्रिंक योर फूड, और ड्रिंक योर फूड का एक और मीनिंग है कि आप तरबूजा खाएं, आप ककड़ी खाएं, खीरा खाएं, इस तरह की चीजें ज्यादा से ज्यादा खाएं, वाटरी चीजें जिसमें पानी ज्यादा है। मतलब क्या कर रहे हैं आप? यू आर ड्रिंकिंग योर फूड, खाना चबा नहीं रहे हैं, पी रहे हैं। और च्यू योर वाटर का क्या मतलब हुआ कि कभी भी पानी को लेके ऐसा ढाल के गट 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 नहीं पिए। पानी को एक सिप लें, मुंह में फिराएं उसको, और फिर धीरे से ग्लप करें, फिर फिराएं और ग्लप करें। और एक गिलास से ज्यादा पानी कभी भी ना पिए, आधा गिलास, एक गिलास से ज्यादा पानी ना पिए, सिप करें, 2 मिनट गैप देके फिर सिप पिए। तो इसको क्या किया आपने? च्यू योर फूड, च्यू योर वाटर। पानी को आपने चबाया और फूड को आपने पिया। ये मेरा कहना था। तो ये एक तरीका मैंने बताया, इससे स्टोमक एसिड कम नहीं पड़े। तीसरी बात मैंने बताई कि हेल्दी फूड का चॉइस रखें। चॉइस आपको लेना है, चॉइस आप बनाएंगे कि आप क्या खाएंगे। हर आदमी के पास चॉइस है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि किसी ने आपको घर में एकदम बकवास खाना बना के दे दिया, एकदम सड़ा हुआ खाना बना के दे दिया, या ऐसा ऑयली दे दिया, या ऐसा सॉल्टी दे दिया कि आपको नहीं खाना चाहिए, तो मत खाइए। ये डस्टबिन नहीं है, डस्टबिन में डालिए उसको। आप नहीं खाएंगे ज्यादा बढ़िया होगा, लेकिन अंदर डाल लेंगे तो ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो हेल्दी फूड चॉइस लें। बट मैं यहाँ पे एक और चीज बताऊंगा कि ओवर ईटिंग या कांस्टेंट ईटिंग से भी आपकी एसिड प्रोडक्शन प्रभावित होगी। लगातार आप खाते जा रहे हैं, बार बार खाते जा रहे हैं। कुछ लोग बिंज ईटिंग करते हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट हैं जिसमें कि अनलिमिटेड फूड दी जाती है, झंडा गिरा दिया जाता है खाना खाने के बाद। ऐसे कितने रेस्टोरेंट में आप लोग जाते हैं? जहर कर रहे हैं आप। यदि ऐसा हो रहा है तो क्या हो रहा है? आपने जो है पूरा का पूरा स्टोमक एसिड का अभाव कर दिया और ऊपर से लोड कर लिया पूरा भर के। तो इस तरीके का पूरा क्या बोलते हैं, अनहेल्दी डाइट हो गया वो। कभी साल में एक बार आपने कर लिया है, शौक से किया है, कोई फैमिली फ्रेंड बच्चे के लिए इंटरेस्ट के लिए किया है, इट्स फाइन, इट्स डन, वो स्टोमक एसिड मैनेज कर लेगा। लेकिन यदि ये आप कभी महीने में 1-2 बार कर लेते हैं, ऐसा करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो गड़बड़ है। अब और एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा जो मैं अपने दूसरे हेल्थ स्ट्रैटेजी के लेक्चर में बताता हूँ, वो ये कि 5 तरीके का मंत्र लेके चलें तो आपका खाने का टॉपिक क्लियर हो जाता है। वो 5 चीजें क्या है? तो व्हाट यू ईट, व्हेन यू ईट, हाउ मच यू ईट, हाउ यू ईट एंड वेयर यू ईट। मतलब पहला ये है कि व्हाट यू ईट, आप क्या खाते हैं। मतलब जंक खाते हैं, अच्छा खाते हैं, कैसा खाते हैं? ज्यादा शक्कर लेते हैं, ज्यादा नमक लेते हैं, ज्यादा शुगरी